साथियों, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा और बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ईवीएम मंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये अभियान राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसके अंतर्गत 31 स्टेट से यह यात्रा गुजरेगी। 674 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी और 21 फरवरी 2024 तक 365 दिन तक ये यात्रा लगातार चलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले दूसरे लोग हैं हमारे संगठन में, उनके नेतृत्व में सप्लीमेंट्री यात्रा जो 6500 तहसील है, उन तहसीलों में से 6000 तहसीलों में सप्लीमेंट्री यात्रा इस देश में चलाई जाएगी और 2030 तक ये आंदोलन किसी भी स्थिति में 6 लाख गांव में पहुंचना चाहिए। इसके लिए साथियों हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों को अभी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, इस पर अभी बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, दुनिया में किसी को भी अपने आप साथ नहीं मिलता। रोने धोने से किसी को साथ नहीं मिलता है। अगर रो करके साथ मिला होता तो लोग आंदोलन नहीं करते, चौराहे पर लाउड स्पीकर लगाकर रोते। रोने धोने से कोई आंदोलन खड़ा नहीं होता, आंदोलन खड़ा करना पड़ता। आंदोलन की मौलिक जरूरत है, वो है संगठन शक्ति। पिछले 47 साल से ये संगठन शक्ति निर्माण करने के लिए दीर्घ समय लगाया गया है। तो ये बहुत लंबा समय है, 47 साल जो है, इतना लंबा समय लगाकर यह आंदोलन खड़ा किया गया है, इतनी संगठित शक्ति निर्माण की गई है। आप लोगों ने 6 अक्टूबर को 3.5 लाख लोगों को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर बड़ी संख्या में लोगों को देखा। 200-250 किलोमीटर से ज्यादा लंबी लाइन जो है गाड़ियों की, नागपुर से अकोला तक, मोदिया भंडारा से सारे नागपुर के रोड जो है, यहाँ की सरकार ने रोक लगाई थी, आने नहीं दिया था। इसके बावजूद भी 3.5 लाख लोग वहां गए और आरएसएस के कार्यालय को नहीं, हेडक्वार्टर को, बहुत सारे लोगों को कार्यालय और हेडक्वार्टर का भी अर्थ समझ में नहीं आता। कार्यालय का क्या अर्थ होता है, हेडक्वार्टर का क्या अर्थ होता है। हमारे बहुत सारे लोग भाषा के बारे में बहुत कमजोर लोग। लोकतंत्र में शब्द ही तो हथियार है, सबको छुरी बंदूक गोली चलाने का अधिकार नहीं है, शब्द ही हथियार है। तो शब्दों को चुन चुन कर उपयोग करने का हुनर हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, करना चाहिए।
शब्द ही हथियार है। तो ये ध्यान में रखकर हम लोगों को काम करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस ईवीएम मशीन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये भी हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, ये है पूरा। एक मनुष्य को एक वोट का अधिकार, यह है भारत के संविधान में दिया हुआ अधिकार, जिसका संबंध ईवीएम के साथ है। और 1 वोट 1 वैल्यू, एक वोट का एक ही मूल्य है, 2 4 5 10 नहीं। जो ताकतवर लोग हैं उन लोगों का मूल्य 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो ये परिस्थिति है देश में, तो उसको सही संदर्भ में सही तरीके से जानने की, समझने की जरूरत है। ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा हम क्यों चला रहे हैं, इसका क्या मकसद है? तो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में फैसला दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। 8 अक्टूबर 2013, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। तीनों शब्दों का मिलाकर एक शब्द बनता है, ईवीएम में घोटाला होता है। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को दिया। फिर भी कुछ लोग हैं देश में, ये सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट देने के बाद भी कुछ लोग हैं ऐसे जो ऐसा कहते हैं, नहीं, ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं होती, कोई घोटाला नहीं होता। ऐसे लोग जो कहते हैं कोई गड़बड़ी नहीं होती है, कोई घोटाला नहीं होता है, ऐसे सभी लोग गधे की औलाद है। आप में से कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि मोहम्मद मिसाम तो गाली गलौज कभी करते नहीं है, बड़ा सेंसिबल आदमी है, तो आज गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, ऐसा आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं। मैं मान लो गधा है, उसको गधा कहे, गधे को गधा कहना गाली नहीं। मान लो गधा है, गधे को हम गधा कहें, वो गाली कैसे बोले? ये भी समझने की बात है। मान लो अक्लमंद आदमी है, उसको गधा, हाँ, उसके लिए गाली। मैं अक्लमंद तो कह नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, डॉक्टर जी नरसिंह राव, इन्होंने ईवीएम के घोटाले से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, सुप्रीम कोर्ट लेकर गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने और दूसरे जजेस ने
उन दस्तावेजों की छानबीन की। छानबीन करने के बाद जजमेंट दिया, निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात ईवीएम में घोटाला होता है। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने किया। कितने लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, अनपढ़ को नहीं कह रहा, कितने लोगों को यह जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ फैसला संविधान के अनुसार उसे कानून का दर्जा हासिल है। ये तो मैं कह नहीं रहा हूं कि अनपढ़ लोगों को ये मालूम है क्या है, पढ़े लिखे लोगों को बोल रहा हूं, पूछ रहा हूं, कितने पढ़े लिखे लोगों को यह पता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कानून का दर्जा हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कानूनन मान्यता है, वो कानून माना जाता है। इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर छानबीन करने के बाद फैसला दिया गया। जो लोग ऐसा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, उनको पूछो। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन किया ईवीएम मशीन और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत घोटाले के, उस तरह से क्या आपने ईवीएम मशीन छानबीन की? ये राय बनाने के पहले ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन की। वैसे जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं होता है घोटाला, क्या उन लोगों ने छानबीन की? छानबीन करने के बाद उन्होंने अपनी राय बनाई। छानबीन करने की राय नहीं बना। क्यों? जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, वो चुनाव आयोग को नोटिस इशू करके अपने कोर्ट में बुला सकता है, ईवीएम मशीन को बुला सकता है, छानबीन कर सकता है। किसी के पास ये औकात है, किसी इंडिविजुअल के पास वो ईवीएम मशीन चुनाव आयोग को मांगे और छानबीन करे? है किसी की औकात जो ऐसे कहता है नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, उसके पास कोई औकात? समझ रहा हूं क्या बात कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात बता रहा। चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को हाथ ही लगाने नहीं देता। जब सबसे पहले ईवीएम मशीन को लाया गया तो चुनाव आयोग ने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैदराबाद के हरि प्रसाद, उसको बुलाया, देख टेस्ट करो। तो उसने खोला मशीन, क्योंकि उसने चुनाव आयोग ने ऐसा बुलाया। खोला उसने, खोलने के बाद 10-20 मिनट के बाद उसने स्टेटमेंट पास किया। मैं तो सोचता था कि इस मशीन को हैक करने के लिए मुझे 1 हफ्ते का समय लगेगा, 3 घंटे में ही कर देता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरि प्रसाद ने चुनाव आयोग के कमिश्नरों को मुंह पर यह से कह दिया। जैसे ही कहा, कमिश्नर ने कहा हटो 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 हट जाओ। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, सारे वीडियो रिकॉर्ड है मेरे सोशल मीडिया, आप लोगों को देखना चाहिए, छानबीन करना चाहिए, राय बनाने के पहले ही देखना चाहिए। उन लोगों ने कोई राय छानबीन करके नहीं बनाई जो ऐसा मानते हैं कि ईवीएम में कोई घोटाला नहीं होता है। उनको पूछो किया छानबीन? फिर क्यों कह रहे हो?
नहीं, भाऊ ने कहा। भाऊ, भाऊ मालूम, इधर के इलाके में भाऊ बोलते हैं। भाऊ मीन्स बॉम्बे में भाई बोलते हैं, अंग्रेजी में डॉन बोलते। वो भाऊ ने कहा। भाऊ कितना पढ़ा लिखा है? तो एक गैर आदमी को ग्रेजुएट होने के लिए 14 साल लगते हैं, पहली क्लास से 14 साल लगते हैं। वो 14 साल के बाद ग्रेजुएट होता है। तो ये आदमी जो भाऊ है पहली क्लास में गए, तो उसको एक डिग्री मिल गई। लोगों ने कहा पहलवान, पहलवान हो गया। लोग उसको पहलवान बोलते हैं। पहली क्लास में भी जाने की जरूरत नहीं पहलवान बनने के लिए। फिर लोग उसको बोलते हैं भाऊ। नहीं, भाऊ नहीं कहा। भाऊ को पूछा, हमको बताने के पहले भाऊ छानबीन किया क्या? ऐसा पूछा तूने भाऊ को? नहीं, भाऊ को नहीं पूछा जा सकता, वो झापड़ लगा देता है। बगैर छानबीन के, बगैर किसी प्रकार के उन लोगों ने अपनी राय बनाई। ऐसा नहीं होता। तो जो लोग ऐसा कहते हैं, इसलिए कह रहा हूं, ध्यान रखो, मैं कोई बददिमाग आदमी नहीं हूं, इसलिए कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें छानबीन करके कहा, और उन लोगों ने छानबीन किए बगैर किसी के कहने पर राय बनाई। इसलिए कह रहा हूं, खदे की औलाद है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा छानबीन करके कहा, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए कह रहा हूं, खदे की औलाद है। और ये देख रहे हो क्या? ये इधर रिकॉर्ड हो रहा, रिकॉर्ड में बोल रहा हूं। और ये सोशल मीडिया है भाई, गौरी, सारी दुनिया में जा रहा है। सारी दुनिया में जो भी सुन रहा है, ये सोशल मीडिया इज नॉट ए लोकल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। ये सारी दुनिया में जा रहा है। और जिनको मैं घरे की औलाद कह रहा है, वो भी सुन रहा है। चलो, आप लोगों को भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, वो भी सुन रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि वो गधे की औलाद ये सुन ले मेरी बात। मैं ये चाहता हूं वो सुने, ताकि मैं उनको गधे की औलाद कह रहा हूं तो हथौड़े की तरह उनके सर पर हमला तो सोचने के लिए मजबूर हो कि अरे गधे की औलाद, इससे तो बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो गधे की औलाद बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन के बारे में सारा कुछ सोचकर, विचार करके, छानबीन करके, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबूत जो उनको दिए गए थे, छानबीन करने के बाद ये फैसला दिया। ऐसे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है। कितने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत समझ में आती है? कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत, मैजिस्ट्रेट नहीं। मैजिस्ट्रेट समझते हो क्या? मैजिस्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूशनल, हाँ भाई, ये हाईकोर्ट के वकील है? मैजिस्ट्रेट को कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत कहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज पर उसके आधार पर फैसला दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, अर्थात घोटाला होता है, इसलिए इस घोटाले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऑर्डर दिया। वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर है इस घोटाले को रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगानी होगी। तो पहले ईवीएम मशीन अकेली ही होती थी,
8 अक्टूबर 2013 के पहले। अब ईवीएम मशीन अकेली नहीं है, इसके साथ पेपर ट्रेल मशीन है, 2 मशीन है। तो मैं ये बात आपको समझाना चाहता हूं। ईवीएम का क्या मतलब है? तो ईवीएम का एक आसान अर्थ आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में, अंग्रेजी शब्द है ईवीएम। आम लोगों को मैं बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। ईवीएम का अंग्रेजी शब्द है, उसको आसानी से समझ में आ जाए। उसका नाम रखा मैंने घोटाला करने वाली मशीन। कितना आसान। मैं अपने आधार पर नहीं कह रहा हूं, मुझे लगता है इसलिए नहीं, इस सुप्रीम कोर्ट का कहना, इसलिए मैं उस मशीन का नाम रखा घोटाला करने वाली मशीन। दूसरी मशीन लगाई पेपर ट्रेल। ये जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये क्या है? तो आप पहले ईवीएम मशीन में वोट डालने के लिए जाते थे, तो आपको आंखों से दिखाई नहीं देता था। पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर आप जब वोट डालने के लिए जाते हो, 2014 के बाद जाते हो, तो अभी आपको आंखों से दिखाई देता है। 7 सेकंड तक वो मशीन, वो कागज का टुकड़ा रहता है और कट कर बैलेट बॉक्स में गिरता है। तो इसलिए इस मशीन का नाम पड़ा पेपर, क्योंकि पेपर का टुकड़ा गिरता है, पेपर ट्रेल। तो इसलिए एक पेपर ट्रेल लगाने से क्या होता है? मान लो कोई आदमी चुनाव लड़ रहा है, ईवीएम मशीन ने उसको हरवा दिया, तो उसने एप्लीकेशन किया कि मुझे ईवीएम का रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग चाहिए। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार रिकाउंट करने का ऑर्डर है, तो जो कलेक्टर है उसको रिकाउंट करना होगा। रिकाउंट करने के बाद क्या होगा? वो कागज के टुकड़े, एक कागज के जो टुकड़े हैं उसमें क्या होता है? पहले बैलेट पेपर हुआ करता था और आप लोग बैलेट पेपर में वोट डालने के लिए जाते थे, तो चुनाव आयोग के कर्मचारी आपको बैलेट पेपर देते थे। आप देखते थे कौन कौन कैंडिडेट है, तो ए नाम देखते थे। फिर ए साइड में देखते थे कौन से चुनाव निशान, गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, ऐसे चुनाव निशान होते नहीं। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। मैं समझ चुका हूं, आपको समझाना चाहता हूं। तो वो चुनाव निशान आप देखते हो, फिर आप सोचते थे किसको वोट दे, किसको वोट दे, किसको वोट दे। चलो इस बार कुत्ते को वोट दे दिया जाए। एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेंशन हो जाएगी आपको, थोड़ा मनोरंजन भी आपका होना चाहिए, मुझे ध्यान रखना पड़ता है। टेक्निकल सब्जेक्ट। तो फिर आप लोग क्या करते थे? स्टैंप उठाते थे, अरे शाही नहीं। फिर आप क्या करते थे? हाँ, लग गई, शाही लग गई। फिर देखते थे कुत्ते को देना है, कुत्ता जाना, हाँ लग गया, सही जगह लग गया जैसे मैं लगाना चाहता। ठीक है। फिर आप क्या करते थे? ऐसा फोल्ड कर, अरे बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। फिर ऐसा करते, फिर कहते थे इतने से भी नहीं होगा, और करते थे, फिर और छोटा करते, और फिर आप बैलेट बॉक्स में डालते। डालने के बाद आप निश्चिंत हो जाते थे कि मैंने जिस कुत्ते को वोट दिया है, मेरा वोट उस कुत्ते के नाम पर जमा हो गया है। निश्चित होते ही वो फिर अपने घर में चला जाता, कोई मन में कंफ्यूजन नहीं रहता था।
निश्चिंत होकर घर में जाता था। अब ईवीएम आ गई। 2004 में सारे देश भर में ईवीएम लग गई, तो आप बटन दबाने के लिए गए, आपने बटन दबाया, फूल, पंजा, हाथी, साइकिल आपने दबाया, दिखाई नहीं दिया। 2004 के ईवीएम मशीन में दिखाई नहीं देता था। चुनाव निशान में आपने दबाया, वो दिखाई नहीं देता था, तो आप देखते थे ऐसा गया, वोट का गया। चुनाव आयोग के कर्मचारी आते, हो गया, हो गया, इधर बाहर का रास्ता, इधर वो सोचते पता नहीं, समझ गया वोट गया, कहां गया, किधर गया। ऐसा निश्चिंत होकर नहीं जाता, तो कंफ्यूज हो गया, पता नहीं साला मेरा वोट कहां गया। 2004 में, 2009 में आंखों से दिखाई नहीं देता था, ऐसे ही अनिश्चित होकर जाता था। फिर क्या हुआ? इसी अनिश्चितता की वजह से 2004 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता। तो ईवीएम लाया किसने? कांग्रेस ने लाया। क्यों? वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक काशीराम जी ने नारा लगाया, कांग्रेस के लोग सोचने लगे साले तो काशीराम का नारा तो अनपढ़ गवार लोगों को भी साला इतने आसानी से समझ में आ जाता है, ये तो इनकी सरकार बन जाएगी आने वाले समय में अगर इनको नहीं रोका गया तो कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी ने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा, मेन अपोजिशन पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने समर्थन दिया। समर्थन का कारण क्या था? कांग्रेस ने पार्लियामेंट में कहा बूथ कैप्चरिंग होती है, इसलिए ईवीएम लाया। बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए ईवीएम लाया जा रहा है। बात सही थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। 13 लाख में 13,000 बूथ पर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। 1%, 13 लाख का 1% 13,000, इतना बूथ कैप्चरिंग होती थी। ईवीएम मशीन में 100% होती है। बैलेट पेपर में 1% हो सकती थी, होती थी, ईवीएम मशीन में 100% होती है। मगर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने बूथ कैप्चरिंग होता है इसलिए इस मशीन को लाया जा रहा है। अटल बिहारी ने समर्थन दिया, पार्लियामेंट में बिल पास हो गया, कानून बन गया, ईवीएम मशीन लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और 2004 में ईवीएम मशीन को सबसे पहले सारे देश के लोकसभा के चुनाव में लाया। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, उनको मालूम ही नहीं था कि घोटाला करके चुनाव जीता जा सकता है। कांग्रेस को मालूम था। तो कांग्रेस ने 2004 में घोटाला करके चुनाव जीता। तो अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने खराब थे, प्लास्टिक लगाया था, फिर उन्होंने अडवाणी की सेहत ठीक है मगर मैं ही प्रधानमंत्री रहना चाहता। 2004 में आउट हो गए अटल बिहारी। 2009 के चुनाव में बीजेपी ने अडवाणी को मैदान में उतारा। अडवाणी को कांग्रेस ने ईवीएम के द्वारा हरवा दिया। तो अडवाणी ने कहा अरे ऐसे कैसे हो गया, मैं तो हार ही नहीं सकता हूं। तो उसने डाटा कलेक्ट करने का काम शुरू करवाया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिंह, तो पता चला है तो घोटाला है, ईवीएम में घोटाला हो रहा। तो अडवाणी ने ऐलान किया कि इसके विरोध में मैं रथ यात्रा निकालूंगा। तो आप लोगों को मालूम है कि अडवाणी को कोई भी समस्या होती थी, रथ यात्रा, राम मंदिर में रथ यात्रा, कोई भी समस्या होती थी वो रथ यात्रा निकाल। रथ यात्रा का जब ऐलान किया अडवाणी ने, तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में,
कांग्रेस ने सोचा अडवाणी कोई छोटा मोटा नेता तो है नहीं, अगर कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, ये दस्तावेजी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने इकट्ठा किए हैं, अगर ये बात अडवाणी ने सारे देश के लोगों को बताई तो सारे देश के लोग कांग्रेस के दफ्तरों को आग लगा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी राउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस चिंता न करेगी। कांग्रेस ने सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप जो है अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, बीजेपी के नेताओं से संपर्क किया कि अडवाणी जी को रोकिए। सुषमा स्वराज ने और अरुण जेटली ने कहा अडवाणी जी बहुत बड़े नेता हैं, हम नहीं कह सकते, हमारी औकात इतनी नहीं है कि अडवाणी जी को कहा जाए, नहीं। कांग्रेस ने सोचा भी अडवाणी को कौन रोक सकता है, तो कांग्रेस को समझ में आया अडवाणी को एक ही शक्ति है जो रोक सकती है, वो आरएसएस। कांग्रेस आरएसएस से संपर्क, ये अडवाणी को रोकना क्या, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया, ईवीएम घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए वो रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। अब आपसे क्या छुपाया जाए? कांग्रेस ने आरएसएस को कहा, क्योंकि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने नोटिस इशू किया और नोटिस इशू करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को सारे के सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिल गए जो सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिए, वो सारे नोटिस के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को मालूम हो गया कि हमने घोटाला करके चुनाव जीता, वो सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके पास है। तो कांग्रेस ने आरएसएस को कहा अब आपसे क्या छुपाया जाए, हमने घोटाला करके चुनाव जीता, बात सही है। अब जब आपको मालूम ही हो गया तो छुपाने का क्या मतलब? अभी समझ में आया क्या बोल रहा हूं? जब आपको सारा डॉक्यूमेंट्री मालूम ही हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने ही डॉक्यूमेंट भेज दिया आपके पास, तो आपसे क्या छुपाने? मगर अडवाणी जी अगर रथ यात्रा निकालते हैं तो देश खतरे में पड़ेगा, इसीलिए आपसे संपर्क किया। आरएसएस ने कहा है देश को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। अरे इसीलिए तो आरएसएस बना है, देश के लिए तो आरएसएस बना है, देश को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। अडवाणी को रोकेंगे, हमें क्या फायदा होगा? आरएसएस ने कांग्रेस को, हमें क्या फायदा होगा? ये देश बच जाएगा। आप देशभक्त लोग हो, आप सज्जन लोग हो, आप में से कुछ लोग चप्पल तक नहीं डालते, नहीं सज्जन लोग हो, आप देशभक्त लोग हो। आरएसएस ने कांग्रेस को कहा मैं तो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गधा बनाने के लिए हम चप्पल नहीं डालते, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए हम राष्ट्रवाद 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 का भजन गाते रहते हैं। आप हमें यह बात मत समझा, ये दूसरे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है। हमें क्या फायदा होगा बताओ? कांग्रेस ने कहा सरकार हमारी है, 2014 का चुनाव आप घोटाला करके जीतो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने बनाया, सारे देश की मशीनरी हमारे नियंत्रण में है, 2014 का चुनाव आपको जितवा देते हैं। आरएसएस ने कहा आपने 2 बार घोटाला करके सरकार बनाई थी, आप हमें कई बार घोटाला करके सरकार बनाने के लिए कह रहे हैं, बराबरी की बात नहीं। कांग्रेस ने आरएसएस को कहा आप भी हमारी तरह 2 बार घोटाला करके सरकार बनाना चाहते हैं। राष्ट्रवादी लोग हैं, इतने अच्छे लोग, हम तो कांग्रेस वाले बदनाम हैं, सारे देश भर के लोग हमको 2 नंबरी बोलते हैं। कांग्रेस मीन्स 2 नंबरी, 1 नंबरी नहीं, कांग्रेस मीन्स 2 नंबरी। आप भी 2 बार घोटाला करके सरकार बनाना चाहते हैं, बराबरी की बात होनी चाहिए। ओके ठीक है, हमने 2 बार घोटाला किया, हमारे घोटाले के बारे में आप चुप रहो, आप 2 बार घोटाला करो, आपके घोटाले के बारे में हम चुप रहते हैं, तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। यानी किसी को पता नहीं चला
करना चाहिए। चिड़ी छिप का क्या मतलब है? भारत की प्रजा को हम घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं, घोटाला करके सरकार बना रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। चिड़ी छिप का ये मतलब। 2014 के चुनाव में अडवाणी ने आरएसएस की बात को नहीं माना, आरएसएस ने अडवाणी को साइडलाइन कर। आप लोगों को शायद पता है या किसी को जानकारी नहीं होगी, अडवाणी को साइडलाइन कर दिया। और तो साइडलाइन करने के लिए आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को खड़ा किया। दूसरा मकसद था आरएसएस का कि हम ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं, जीतने के बाद हम पर आरोप लगेगा कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीत रहे हैं। इस पर पर्दा डालने के लिए एक ओबीसी के आदमी को अगर प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया जाए तो चुनाव जीतने के बाद हम कह सकेंगे कि ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा, ओबीसी ने भर भर कर हमारे झोले में वोट डाला, इसलिए हमने चुनाव जीता, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और ऐसी बातें चुनाव के बाद उन लोगों ने कही। आप लोगों को यह भी याद नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी बड़े नेता दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे। 186 से ज्यादा सीटें कभी भी नहीं जीत पाए। रिकॉर्डेड है, चुनाव आयोग का रिकॉर्ड जाके देख लो। अटल बिहारी और अडवाणी दोनों बड़े नेता, नरेंद्र मोदी से बहुत बड़े नेता, दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे तो भी 186 से ज्यादा कभी सीटें नहीं जीती। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने मैदान में उतारा, 283 सीटें। सिंपल मेजॉरिटी के लिए 272 सीटें चाहिए, मगर नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव में 283 सीटें, मेजॉरिटी से 11 सीटें ज्यादा मिली। पहले चुनाव, और ओबीसी का प्रधानमंत्री है इसलिए इतना सारा वोट मिल गया। एक पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा मीडिया के द्वारा आरएसएस के माध्यम से करवाया गया। ये सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। 2014 के बाद ये जो 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, क्या फैसला दिया था? घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर ट्रेल लगाया जाए। चुनाव आयोग ने 2014 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन अर्थात घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने लगाए नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इस बात को सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग इस घोटाले में शामिल है। ये मैं ऐलानिया कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। चुनाव आयोग को बहुत बुरा लग रहा होगा तो मेरे खिलाफ एफआईआर कर ले, मैं देख लेता हूं उन लोगों की कितनी औकात है। वो जानते हैं चोर अंदर से कमजोर होता है, चोर अंदर से कमजोर होता है। इसलिए हम ये कह रहे, वो कुछ कर नहीं पा रहे। एक काम कर रहे कि वामन मेश्राम को अखबार के किसी भी पन्ने पर एक लाइन की खबर नहीं आनी चाहिए। एक 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया, अखबार वालों ने, टीवी वालों ने, चैनल वालों ने सिंगल लाइन की खबर नहीं छापी। भारत के प्रजा को जागृत करने की जिम्मेदारी मीडिया के लोगों की है। उन्होंने इस खबर को छापा ही नहीं, फ्रंट पेज पर भी नहीं छापा, अखबार के पिछवाड़े में भी नहीं छापा। कोई खबर ही नहीं छापी। आपको मालूम कैसे होगा कि ईवीएम में घोटाला होता है? घोटाला रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाया। मालूम कैसे होगा? अरे खबर आएगी तो मालूम होगा, जानकारी होगी तो मालूम होगा।
खबर ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो भारत का जो प्रेस है, भारत का जो मीडिया है, जो आर्टिकल 19 के तहत उसको अधिकार बहाल किया गया है, अखबार निकालना, चैनल निकालना, टीवी चलाना, ये कोई साबन प्रोडक्ट करने का धंधा नहीं है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत लाइसेंस लेकर आप साबन निकाल सकते हो, बना सकते हो। अखबार इंडस्ट्रियल लाइसेंस के तहत नहीं निकाल सकते। संविधान के आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ए फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत अखबार चला सकते हैं। उसकी जिम्मेदारी है देश के लोगों को इसके बारे में जागृत करना। बिल्कुल खबर नहीं चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो भारत का प्रेस है, पब्लिकेशन है, मीडिया है, एक राष्ट्रद्रोही मीडिया। लोग बहुत डरते हैं मीडिया से, मीडिया से बहुत घबराते हैं। नेता लोग तो बहुत ही ज्यादा डरते हैं, घबराते हैं। मैं उन लोगों को कह, राष्ट्रद्रोही मीडिया, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? जब वो मेरी खबर ही नहीं छापते तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं तो कहता हूं मेरे विरोध में गाली वाला लिखे, उनको मालूम है वामन मेश्राम को गाली लिखने से भी बहुत फायदा होगा। गाली भी नहीं लिखते, क्योंकि गाली लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरी खबर छापनी पड़ेगी, फिर गाली देनी पड़ेगी, तो लोगों को मालूम हो जाएगा। नहीं, गाली भी नहीं देते। इतने डरे हुए लोग, आप अंदाजा लगा सकते कितने डरे हुए लोग। सारे देश में नेता लोग मीडिया से डरते हैं, घबराते हैं, और मीडिया मेरे से डरता है, मेरी खबर ही नहीं जानता। लोगों को मालूम ही नहीं होता है जब खबर नहीं आती है। इसलिए 2014 के चुनाव में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई। कैसे मालूम होगा लोगों को? लगाई इसका भी कोई मीनिंग नहीं, लगाई इसका भी कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि आपको खबर ही नहीं। चुनाव आयोग ने 2014 में हमारे देश में 36 स्टेट है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंडेटरी है हर साल में कम से कम एवरेज 7 स्टेट का चुनाव बंधन कार्य करवाना। 35 स्टेट, एक साल में 8 राज्य, 36 स्टेट। ये मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। 2014 में चुनाव आयोग ने पेपर ट्रेल मशीन नहीं लगाया विधानसभा में, 2015 में नहीं लगाया, 2016 में नहीं लगाया। जब नहीं लगाया, 2016 में भी नहीं लगाया, तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट गया, केस लेकर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस रखा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय दिया, घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाने का आप लोगों ने आदेश दिया, चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस लिखकर दे दिया, चुनाव आयोग को नोटिस इश्यू हुई, चुनाव आयोग का वकील कोर्ट में आया, और वकील ने सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा, जज साहब, ये जो वामन मेश्राम है, ये ऐसे 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 चुनाव आयोग को लेटर लिखता है, ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। जज ने पूछा, कैसे कैसे लिखता है? वकील ने कहा, पढ़ के सुना? हाँ सुनो सुनो। वो सुनाने लगा, तो उसमें मैंने लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल लगाने का निर्णय दिया और चुनाव आयोग ने नहीं लगाया। पढ़ लिया, मैंने लेटर लिखा था। जज ने, अरे ये तो हमारा जजमेंट है, तुम कह रहे हो वामन मेश्राम ने लेटर लिखा, ये तो हमारा जजमेंट है। लगाने के लिए हमने ऑर्डर दिया था आपको, वामन मेश्राम ने जजमेंट लिखकर आपको कहा लगाओ, आप लगा नहीं रहे हो। और ये काम हम सुप्रीम कोर्ट के लोगों को करना चाहिए था, वामन मेश्राम कर रहा है, धन्यवाद देना चाहिए उसको।
तुम बोल रहे हो ऐसे ऐसे लेटर लिखता है। चुप ऑर्डर पास कर दिया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया जाए। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाना, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज जो है आपके वकील के मुंह पर फेंक के मारता है फाइल। अरे वकील को पूछ लेना, हाई कोर्ट के वकील, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जज जो है फाइल फेंक के मारता है जज मुंह पर वकील के। इतने ठोस सबूत देकर के हमने केस की। जब हमने ड्राफ्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को दिया, हमने लिखा, वकील लिखता है? वकील लिखता है। हमने ड्राफ्ट लिखकर वकील को दिया, वकील ने, किसने लिखा? हमने लिखा। आप कितने पढ़े लिखे हैं? कहा कि हम वकील नहीं हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी और वकील ने लिखा होता, वकील साहब, तो फिर उसी को केस देते, आपके पास क्यों आते? बात तो सही, तब तो समझ में आया ना हमने लिखा। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ड्राफ्ट जो लिख कर दिया जाता है, मेरे अप्रूवल के बगैर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस नहीं दायर किया जाता। सुप्रीम कोर्ट का वकील ड्राफ्ट लिखे तो मेरा अप्रूवल लगेगा उसको। किसका अप्रूवल लगेगा? वामन मेश्राम का, जो वकालत पास नहीं किया। हम लड़ाई लड़ रहे भाई, देश में लड़ाई लड़ रहे। दुनिया में जो संविधान लिखे गए हैं वो लड़ाई करने वाले लोगों ने लिखे हैं, जैसा उनको चाहिए था। तो जब ये निर्णय दिया, निर्णय देने के बाद दिल्ली में अटल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस कांग्रेस संपर्क किया कि 2019 का चुनाव, 2004-2009 में आपका घोटाला करके आपने सरकार बनाई, 2014 में आपने हमारी मदद की, 2019 में आप हमारी मदद करो। कहा क्यों? अरे आप प्रधानमंत्री हैं, सरकार आपकी है, सारी मशीनरी आपके नियंत्रण में है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपने बनाया है, हमारी मदद की क्या जरूरत है? अरे हमारी कांग्रेसियों की सरकार होती, अरे हम तो किसी को पूछते? कानून तो कानून, गैर कानून भी काम हम करते रहते, किसी को पूछते थोड़ी। अब तुम्हारी सरकार है, कर लो जो करना है। वामन मेश्राम की टांग है भाई। ये कोई गांधी जी की टांगे आपने देखी पुतले में? है पुतले होते ना गांधी जी के, तो लंबी लंबी टांगे होती है गांधी जी के, सिंगल हड्डी की। वामन मेश्राम की टांग डबल हड्डी की है। इतना आसान है नहीं है इसको रोकना। मदद करो। फरवरी 2019 को कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी, जो भारत के 5 टॉप मोस्ट वकील है, उसमें से है अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस के नेता भी। तो उन्होंने फरवरी 2019 में केस दायर किया, डिमांड किया, प्रेयर किया। क्या प्रेयर थी? मिलान किया जाए, मिलान किया जाए। ईवीएम मशीन में जो डाटा है वो डाटा पेपर ट्रेल मशीन के डाटा से मिलान किया जाए। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, वकील साहब, ये वामन मेश्राम का जजमेंट 24 अप्रैल 2017 का है, आप 19 में बोल रहे हो। ये जजमेंट कहता है 100% रिकाउंटिंग होगा। अगर 100% रिकाउंटिंग का ऑर्डर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में 50% की मांग क्यों कर रहे हो? 100% का तो ऑर्डर ऑलरेडी है, 50 की बात क्यों कर रहे हो?
हमारे वकील ने कहा 50 ज्यादा होते कि 100 ज्यादा होते। वकील साहब इतना गणित कच्चा है आपका, है? 50 ज्यादा होते कि 100 ज्यादा हो, तो 100 ज्यादा होते तुम 50 की मांग कर रहे हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो बहुत भयंकर बात है, एक लीगल समस्या है। वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया, रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, मामला समाप्त हो गया। उसी मुद्दे को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में लेकर नहीं जाया जा सकता। जा सकता है वकील? ऑलरेडी डिसाइडेड, एक कोर्ट डिसाइडेड, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, अब दोबारा नहीं जा सकते उस विषय पर। फिर भी नहीं, केवल गए नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उस केस को एंटरटेन नहीं करना चाहिए था, किया। मैंने कितना भयंकर चल रहा है देश में, ये आपको बता रहा। एंटरटेन किया, क्यों किया? जस्टिस रंजन गोगोई चीफ जस्टिस थे, उस पर एक औरत ने विनय भंग का आरोप लगाया। जस्टिस बोबड़े सेकंड नंबर के जज थे। ध्यान रखो, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, बहुत सीरियस बात, सामान्य बात नहीं है। जस्टिस बोबड़े कौन थे? उसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक अध्यक्ष था। उसका पोता सुप्रीम कोर्ट में उस समय दूसरे नंबर का जज था। जस्टिस रंजन गोगोई के रिटायर्ड होने के बाद जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया। वो सेकंड इन कमांड जज था, उसकी अध्यक्षता में 7 जज का बेंच बैठा जस्टिस गोगोई के खिलाफ, क्योंकि ऐसा कोई जज जिस पर विनय भंग का आरोप हो वो किसी केस की हियरिंग नहीं कर सकता। तो हियरिंग करने के पहले कोर्ट बैठी, जस्टिस बोबड़े ने 7 जज के बेंच ने जस्टिस गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। ये वजह थी एंटरटेन करने की। और जस्टिस बोबड़े ने जस्टिस पटनायक को उस औरत की इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। जस्टिस गोगोई भी निर्दोष, औरत भी निर्दोष, आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष। ऐसा जुडिशियल हिस्ट्री में दुनिया के कभी हुआ नहीं हुआ। भारत आरोप करने वाला भी निर्दोष, आरोपी भी निर्दोष, दोनों निर्दोष। अगर जस्टिस गोगोई निर्दोष है तो इसका मतलब है औरत ने झूठा आरोप लगाया। यदि औरत ने झूठा आरोप लगाया तो उसको सजा होनी चाहिए, उसको दंड होना चाहिए, उसको जेल होना चाहिए था। उसको भी निर्दोष छोड़ दिया। खबर मुझे पढ़ने को मिली, मुझे समझ में आया कि पर्दे के पीछे खिचड़ी पक गई। और 8 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया 50% मिलान नहीं होगा, 1% होगा। मेरे पास 100% का ऑर्डर और दूसरा ऑर्डर आ गया 1% का। मेरा जजमेंट 1% के नीचे दबा दिया गया, 1% का ऊपर जजमेंट लाया गया। कितनी भयंकर बात है। और इस 1% के आधार पर 2019 के चुनाव की काउंटिंग हुई। सवेरे 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई मई में। बीजेपी आगे 9 बजे, बीजेपी आगे 10 बजे, बीजेपी आगे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे बीजेपी आगे, 3 बजे बीजेपी आगे, 4 बजे 340 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 303 और 37 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की पार्टियां आगे चल रही। एक भी सीट बीजेपी के फेवर में रिजल्ट नहीं आया, आगे चल रही। रुझान बीजेपी रुझान में आगे है, एक भी सीट बीजेपी
बीजेपी ने नहीं जीती, शाम को 4 बजे राहुल गांधी टीवी पर आ गए। राहुल गांधी ने बयान दिया, बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है, नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीत लिया है। मैं नरेंद्र मोदी को बेस्ट विशेष देता हूं कि उनको सरकार बनाने के लिए बहुमत मिल गया। एक भी सीट अभी डिक्लेयर नहीं हुई बीजेपी के फेवर में, मगर राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बयान दिया। बयान देने का परिणाम क्या हुआ? जो काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग में लगे हुए थे, जब राहुल गांधी ने बयान दिया, उनको मालूम हो गया कि कांग्रेस ने हार को स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से भाग गए। सारे देश, जब सारे देश भर से काउंटिंग सेंटर से कार्यकर्ता भाग गए, रात के 9 बजे रिजल्ट आया। 9 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1% मिलान करने का काम करना था, एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। मगर मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस हाजिर ही नहीं। इसके सारे कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से चले गए थे, भाग गए थे। मैं बांग्लादेश का भी नेशनल प्रेसिडेंट हूं। हमारे हजारों लोग सारे देश भर में इलेक्शन कंडक्ट करने का काम करवाते हैं। मैंने हमारे कार्यकर्ताओं को देश भर में कई जगह टेलीफोन करके पूछा, ये कांग्रेस के लोग भाग गए हैं, तो आपने ये मिलान करने का काम कैसे किया? तो कार्यकर्ताओं ने, जो काउंटिंग सेंटर पर अधिकारी थे, उन लोगों ने बताया, हमने मिलान कागज में कर दिया है, खाना पूर्ति पूरा कर दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज दिया। खाना पूर्ति समझते हो? कागज में हाँ मिलान हो गया। जब कांग्रेस का बीजेपी का समझौता है, कांग्रेस कोई ऑब्जेक्शन लेने वाली नहीं है, उन्होंने कहा जब कांग्रेस कोई ऑब्जेक्शन लेने वाली नहीं है तो हमने भी कागज में मिलान कर दिया, डाटा भेज दिया, मिलान हो गया। 1% का ऑर्डर, मेरे पास 100% का ऑर्डर। तो 24 सितंबर 2019 को 4 महीने में चुनाव आयोग ने इतना, बीजेपी आरएसएस ने घोटाला किया, इतना घोटाला किया, इतना घोटाला किया। पेपर ट्रेल मशीन का डाटा, जो कागज के वोट वाला मशीन था, पेपर ट्रेल पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने सारा डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया। हैरान करने वाली। पूछा गया चुनाव आयोग को, ये डाटा कितने महीने कानूनन रखना जरूरी है? चुनाव आयोग ने लिख कर दिया 12 महीने जरूरी है रखना। फिर पूछा चुनाव आयोग 4 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया? चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उसका भी रिकॉर्ड हमारे पास है। चुनाव आयोग क्यों जवाब देगा? क्योंकि इसको तो मालूम है, तो क्रिमिनल ऑफेंस के साथ डाटा डिस्ट्रॉय करना, एक सबूत डिस्ट्रॉय करना है। जब सबूत डिस्ट्रॉय करना है तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, एक क्रिमिनल ऑफेंस चुनाव आयोग ने किया। क्यों? चुनाव आयोग को मालूम था पेपर ट्रेल मशीन में घोटाला है, और यदि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, मोहम्मद मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं,
मशीनों को सील करने का आदेश ला सकते हैं। रिकाउंटिंग का ऑर्डर ऑलरेडी उनके पास है, रिकाउंटिंग करने की मांग कर सकते हैं, और रिकाउंटिंग हुआ, घोटाला पकड़ा जाएगा, और अगर घोटाला पकड़ा गया, चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा चल सकता है और चुनाव कमिश्नरों को फांसी की सजा हो सकती है। डिस्ट्रॉय कर, सामान्य बात थोड़ी है, जो देशद्रोह का खतरा है, डिस्ट्रॉय कर। इतनी भयंकर बात। 2019 के चुनाव में काउंटिंग में सरप्लस वोट, वाराणसी में नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, कितने वोट ज्यादा निकले नरेंद्र मोदी के मशीन से? 1,87,000। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, वाराणसी के लोगों ने 10 लाख लोगों ने वोट डाला, मशीन से 10 लाख वोट निकलने चाहिए थे, 11,87,000 निकले। इतने तेजी से तो मुर्गी भी साली अंडा नहीं देती है, उतने तेजी से ईवीएम वोट देती है। हैरान करने वाली बात। और ऐसा डाटा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, हमारे पास डाटा है। चौथे चरण तक 374 लोकसभा सीटों में वोट मैच ही नहीं हुआ, ज्यादा ही ज्यादा निकला। ये सिद्ध करता है कि ईवीएम में 200% घोटाला होता है, 100% नहीं, 200% घोटाला होता है। इतनी भयंकर बातें। साथियों, एक्सपर्ट्स पैनल के लोगों ने ईवीएम मशीन में ऑडिट सिस्टम होना चाहिए ताकि गलत और सही को जांचा परखा जा सके। एक्सपर्ट्स लोगों ने, इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने, भारत के टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों ने, रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों ने, जिन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट करवाया, उन्होंने चुनाव आयोग को रिकमेंडेशन दिया, ईवीएम मशीन में ऑडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करो। चुनाव आयोग ने अभी तक कोई जवाब नहीं। चुनाव आयोग को एक सवाल पूछा, एक सवाल के 3 अलग अलग जवाब दिया। ये डॉक्यूमेंट्री, ये कानूनी लैंग्वेज में इसको झूठ माना जाता है, और झूठ का अर्थ होता है कि आप अपराध में शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास है, काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूं। तो अब मैं अभी आगे आपको कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग जितना बताया दुखी हो गए हो। आप लोग सोचते हो अरे सारा इतना भयंकर, मतलब लिमिट हो गए। मैं आपके सुनने की भी लिमिट हो गई, मेरे साले बोलने की भी लिमिट हो गई। कितना बोला गया। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं हूं इधर, अभी शांत हूं। नगर के हमारे एक आदमी ने तोड़ा, वैसे इधर तोड़ो बोल रहा हूं, तोड़ा। मैंने पूछा अरे अकेले के तोड़ने से क्या होगा? अरे आपने कहा, मेरे को रहा ही नहीं गया, इसलिए मैंने तोड़ दिया। तो क्या होगा? केस हो गया, एफआईआर हो गया। फिर क्या हुआ? कहा जमानत हो गया। फिर क्या हुआ? कोर्ट में केस गया। फिर क्या हुआ? जज ने तो छोड़ दिया। क्या क्यों छोड़ा? क्या जज साहब को मैंने कहा ये भी हमें घोटाला होता है,
मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने तोड़ दिया। अच्छा ठीक है, जा। तो ये सारा मामला रोकना हो। पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो पेपर ट्रेल मशीन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई, चुनाव आयोग ने मशीन तो लगाई। और आप सुनकर भी हैरान हो जाओगे कि इस देश में जो पेपर ट्रेल मशीन 13 लाख मशीन ईवीएम को लगाई गई है, वो मैंने लगवाई। मैंने नहीं लगवाई 13 लाख मशीन, मेरे ऑर्डर की वजह से 13 लाख मशीनें लगी। 24 अप्रैल 2017 के मेरे कोर्ट ऑर्डर की वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 लाख मशीनें मैंने लगवाई। किसी अखबार वालों ने सिंगल खबर नहीं छापी, मैंने लगवाई। क्यों? घोटाला पकड़ा जाए, लगेगी तो घोटाला करने वाला आदमी डर जाएगा, नहीं करेगा। चुनाव आयोग ने मशीनें लगवाई, खर्चा किया करोड़ रुपया, कई हजार करोड़ खर्चा किया, मशीनें खरीदी, रिकाउंटिंग या काउंटिंग किया ही। तो जो मिलान करने का ऑर्डर लाया, एक कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ये प्लान बनाकर किया। ये सारा खेल ही दोनों की वजह से चल रहा है। ईवीएम मशीन देश में चली इसीलिए रही है क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। दो में से कोई भी एक नेशनल पार्टी अगर इसके विरोध में होती, ये मशीन नहीं चलती। जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके बैन लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया जर्मन में। वहां की सरकार ईवीएम लागू नहीं कर सकी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कहा, घोटाला होता है। कहा, ये कहा घोटाला होता है, इसका मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यही मीनिंग होता है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल लगाकर इस मशीन को चालू रखा जाना चाहिए, ऐसा स्टैंड। घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाकर इसे चालू रखा जाए, मगर उसकी गिनती अभी तक नहीं। तो इसलिए जब मैं ये अभियान चलाया, सारे देश भर में चल रहा है, बहुत सारे लोगों के टेलीफोन आए और लोगों ने कहा कि निशान जी जो आप कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, किसी को समझ में भी नहीं आता। ये आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। भाई बहुत बदमाश लोग हैं, आपकी बात मानने वाले नहीं है। तो मैंने कहा क्या करना होगा? एक्शन करना। फिर एक्शन में क्या करना होगा? कहा मशीन तोड़ना। मशीन तोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करने का आदी हूं, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। अब मैं चुनाव आयोग को अनुरोध करूंगा कि मशीनों को फुल प्रूफ बनाया जाए, सुधार किया जाए। चुनाव आयोग ही ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर देती है और ईवीएम मशीन बनाने का ऑर्डर देते वक्त वो मशीन ही घोटाला करने वाली बनाई जाती है। चुनाव आयोग कंपनी वालों को कहती है हमें घोटाला करने वाली मशीन चाहिए। कंपनी वाले कहते हैं ज्यादा पैसा लगेगा। आपको सस्ती मशीन देते हैं। कैसे? मशीन ईमानदार होगी, सस्ती मिलेगी। ईमानदार नहीं चाहिए, घोटाले वाली चाहिए। चाहे जितना पैसा लग जाए, चुनाव आयोग के कमिश्नरों की जेब से थोड़ी पैसा जाता है। तो जनता भारत की टैक्स पेयर है, वो टैक्स देती है, उस टैक्स से मशीन हम लोग खरीदते हैं। साले हमारी जेब से थोड़ी पैसा जाता है। नहीं, घोटाला करने वाली चाहिए। गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे, गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है। जो गरीब आदमी अपने घर में सब्जी नहीं खा सकता, वो कभी कभी नमक के साथ रोटी खाता है, नमक ज्यादा खाता है। ज्यादा नमक खाने से ज्यादा टैक्स देना पड़ता है गरीब को।
डॉक्टरों ने टाटा बिरला अंबानी को कहा नमक कम खा। टाटा बिरला अंबानी को डॉक्टर ने कहा नमक कम खा। टाटा बिरला अंबानी को बड़ा गुस्सा आया, अरे गरीब है क्या हम लोग, कम खाने के लिए हैं, कम खाने के लिए बोल रहे हो। डॉक्टर ने इसका गरीबी के साथ कोई संबंध नहीं, तो ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इसलिए आपको कम खाने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, टाटा बिरला ने अच्छा अच्छा, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर टाटा बिरला ने डॉक्टर का, फिर गरीब को क्यों, गरीब ज्यादा नमक खाता है उसका ब्लड प्रेशर क्यों नहीं बढ़ता। डॉक्टर ने टाटा बिरला को कहा ब्लड होगा तब ना प्रेशर होगा, चला ब्लड ही नहीं गरीब के शरीर में, प्रेशर कहां से होगा। ब्लड होगा तो प्रेशर होगा, अब ब्लड ही नहीं था प्रेशर कहां से होगा। मगर गरीब से गरीब आदमी भी टैक्स पे करता है और उस टैक्स से वो मशीनें खरीदते हैं घोटाला करने वाले। इसलिए चुनाव में क्या सुधार होना चाहिए। आर्टिकल 32 के तहत एक एक्ट ऑफ वॉर फंडामेंटल राइट है, एक केवल राइट नहीं है, वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। मान लो 7 पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे, 7 पार्टी की 7 विचारधारा है, उसमें से एक पार्टी को आपने चुन लिया, इसका मतलब आपने उसकी विचारधारा को पसंद किया। ये पसंदगी अभिव्यक्ति की आजादी है और अभिव्यक्ति की आजादी फंडामेंटल राइट है। एक्ट ऑफ वोट फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट को संविधान निर्माताओं ने अधिकार दिया आर्टिकल 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मेरा कहना, पब्लिकली कहना, सुप्रीम कोर्ट हमारे वोट के अधिकार की रक्षा करने का काम करे। संविधान निर्माताओं ने आपको अथॉरिटी दी, अधिकार दिया हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा करने का, तो 3 जज का पैनल बनाया जाना चाहिए। और लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव का निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन चुनाव सुप्रीम कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपराध करने के बाद कहती है घोटाला हुआ, अरे नहीं रोको भाई, मिनट टू मिनट मॉनिटर करो और अपराध होना ही मत दो, रोको, तो 3 जज का पैनल होना चाहिए, निगरानी नियंत्रण निर्देशन के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा, नागरिक सारे दुनिया के लोकतंत्र में सरकार चुनते हैं, मेरे एमपी चुनते हैं, सर्वोच्च है नागरिक, वोटर सर्वोच्च है। इसलिए वोटर्स लोगों की सेंट्रल लेवल पर कमेटी होनी चाहिए, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने चाहिए। केवल अकेले चुनाव आयोग को संविधान निर्माताओं ने फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाने का आदेश दिया, उन्होंने मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया। इसलिए मॉनिटर करने का काम सुप्रीम कोर्ट करे और नागरिक ही निगरानी नियंत्रण निर्देशन का काम करे। वो कमेटी होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर होनी चाहिए, विधानसभा लेवल पर होनी चाहिए, लोकसभा लेवल पर होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, चुनाव आयोग इस बात को मानती है, तो हम अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चुनाव आयोग को समय देते हैं। मशीन तोड़ने की बात अभी हम स्वीकार नहीं करें। यदि चुनाव आयोग ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, सुधार नहीं किया, 2023 के दिसंबर तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी भारत बंद करेगा। इसके विरोध, चुनाव आयोग के विरोध में भारत बंद करेगा। आप लोगों को याद होगा सीए, एनपीआर, एनआरसी, इसके विरोध में मैंने भारत बंद करवाया था। एक कानून पार्लियामेंट ने पास किया था, नरेंद्र मोदी ने पास किया था, अमित शाह ने पास किया था। जब मैंने भारत बंद किया, अभी तक वो कानून लागू नहीं हुआ। मेरे भारत बंद की वजह से वो रुका हुआ है। अभी राष्ट्रपति ने कोई अधिसूचना घोषित नहीं किया, लागू नहीं हुआ, रोक दिया।
आरएसएस जिसके समर्थन में, भाजपा जिसके समर्थन में, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके समर्थन में, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जिसके समर्थन में, इतनी सारी ताकत उनके पास है, फिर भी इस सड़कों पर चलने वाले आदमी ने रोक दिया, भारत बंद कर। ये मत समझना कि मेरे पास कोई संगठित शक्ति कम है, मेरे पास संगठित शक्ति है। इस सबूत के तौर पर बता रहा हूं आप लोग। ये भारत बंद किया जाए। 12 लाख के लगभग भारत में एनजीओ है। अभी तक 12,000 एनजीओ के साथ हमारी वार्ता हो चुकी है। 4-5 लाख एनजीओ जो है वो निश्चित रूप से इस आंदोलन में हम लोग, क्योंकि ये लोकतंत्र बचाने का काम है, देश के संविधान को बचाने का काम है, देश को बचाने का काम है। कोई वामन मिश्रम का ठेका है क्या अकेले? है अकेले वामन मिश्रम का ठेका देश को बचाना, संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना? नहीं, सब लोगों की जिम्मेदारी है। अगर ध्यान और ऑर्गेनाइजेशन, बाहर जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। वो सब लोगों को मिलकर भारत बंद करना, रोकना। नहीं मानते हैं तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। फोड़ने के लिए अभी से तैयारी करने का आदेश मैंने दिया है। सारे देश भर में हम लोग लग गए काम। 10, 20, 25, 50, 100, 200 की मीटिंगें करो, उसमें वीडियो बनाओ, तोड़फोड़ करने के लिए लोगों को तैयार करो। शेड्यूल कास्ट के 15 लाख बूथ रहने वाले हैं तो 15 लाख शेड्यूल कास्ट के लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम तैयार करेंगे। शेड्यूल ट्राइब के 15 लाख लोगों को तैयार करेंगे। नॉमिनेटेड ट्राइब के 15 लाख, एमबीसी के 15 लाख, ओबीसी के 15 लाख, महिलाओं के 15 लाख, एक 15 लाख जो है लोग तैयार करेंगे। इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। सारे देश भर में कार्यकर्ताओं को बोल दिया, मीटिंगें शुरू करो, लेना शुरू करो, वीडियो बनाओ और वीडियो में ये तोड़ने की तैयारी करें। अभी नहीं तोड़ने का, तैयारी करने का। अभी तोड़ने का नहीं तो बोले अरे मिश्रा आपने तोड़ने का बोल दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं। तोड़ने का बोलूंगा मैं तब कर ले। अभी तैयारी करो और तैयारी का वीडियो बनाओ। तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बनाओ, चुनाव आयोग को भेज दो, चुनाव आयोग को भेज दो। चुनाव आयोग को मालूम होना चाहिए तैयारी चल रही। इसका मतलब तोड़ने का काम होने वाला है। सुधर जा चुनाव आयोग, सुधर जा, नहीं तो फोड़ने वाले 15 लाख ऐसी फौज तैयारी करके बड़ा। कुछ लोगों ने मुझे सलाह दिया मिश्राम जी से जेल होगी, सजा होगी। मैंने उसको कहा गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि लहान हो गए? महान हो गए। तो मैं कोई चोरी करके जा रहा हूं, कोई ठगी करके जा रहा हूं, कोई डाका डाल के जा रहा हूं कि संविधान की रक्षा के लिए जा रहा हूं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जा रहा हूं, देश की रक्षा के लिए जा रहा हूं, देश की रक्षा के लिए जा रहा हूं। तो उसके लिए अगर हम लोग जेल में जाते हैं तो हम कोई लहान होने वाले नहीं, हम भी महान हो जाएंगे। और जब गांधी जी महान हो गए थे तो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गया। गांधी जी को साक्षात्कार हो गया कि मैं महान हो गया। और गांधी जी ने अंग्रेजों को कह दिया चालते चालते हैं, पेरते हुआ ऐकलं का तुम्ही? नहीं, चालते हुआ। क्विट इंडिया, भारत छोड़ो। 9 अगस्त 1942। जो लोग ऐसी बदमाशी कर रहे हैं, हम भी ऐसा करने से महान हो जाएंगे। और फिर मैं उन लोगों को अनुरोध करता हूं कि ऐसा जैसे गांधी ने कहा ना चालते हुआ, मला पण असं आदेश द्यायची मग खुमखुमी येईल, तसा प्रसंग तुम्ही मंचावर आणून देऊ नका, येऊ देऊ नका। ऐसा प्रसंग अगर आता है तो हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये हमारी आजादी की लड़ाई है। ईवीएम मशीन ने वोटों की चोरी की,
वोट का अधिकार समाप्त हो गया, वोट पर सारा लोकतंत्र खड़ा है। इसका मतलब यह है कि जो संविधान खत्म करने वाले हैं आरएसएस बीजेपी, अरे कांग्रेस ने खत्म कर दिया, खाम खा गलत आदमी को पकड़ रहे हो। आरएसएस खत्म करेगी, बीजेपी खत्म करेगी, कांग्रेस ने ही खत्म कर दिया। मैं बीजेपी आरएसएस वालों को सज्जन का सर्टिफिकेट नहीं दे, वो तो साले अव्वल दर्जे के बदमाश लोग है ही है, वो तो नंगे लोग हैं, खुल्लम खुल्ला नंगे वाले लोग है, वो है ही है। कांग्रेस वाले बड़े छुपे हुए रुस्तम है, तो जो छुपे हुए हैं उनके लिए कह रहा हूं, तो सतर्क रहना चाहिए। ये लड़ाई लड़ना होगा, ये लड़ाई लड़ने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ कि आप अकेले अकेले ईवीएम नहीं फोड़ोगे, इस विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।